भारत में डिजिटल युग का सूत्रपात करने वाले स्वर्गीय राजीव गांधी जी की स्मृतियों को प्रणाम करते हैं उनके इस जन्मदिन के बहाने। और युवा कांग्रेस के माध्यम से देश भर के कांग्रेस विचारधारा, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू की विचारधारा का संचार करने वाले, उनमें उत्साह भरने वाले भाई श्रीनिवास बीवी जी, जिनके आमंत्रण पर मैं आप सब लोगों के बीच उपस्थित हूँ। मैं देख रहा हूँ कि कश्मीर से कन्याकुमारी और अटक से कटक तक संपूर्ण देश के नौजवान साथी यहाँ उपस्थित हैं। मैं थोड़ा समय आप लोगों का मन लगाऊंगा। अब पिन ड्रॉप साइलेंस रखें, होंगे सिर्फ ठहाके और आपकी तालियां। वैसे तो YouTube और सोशल मीडिया के माध्यम से मेरे ऑडियो वीडियो आप लोगों तक पहुंचते जाते हैं, ऐसा कुछ नया नहीं है जो आप सुनेंगे। मैं आजकल सुनने के लिए नहीं बुलाया जाता, ये देखने के लिए बुलाया जाता हूं कि देखे तो सही ऐसा आदमी जो इस दौर में भी सच बोल रहा है वो दिखने में कैसा लगता है। हाँ, देश जिन हालातों से गुजर रहा है आप सब वाकिफ हैं। राजस्थान के लोगों में उत्साह ज्यादा है। भाई मैं भी राजस्थान का हूं तो घुटने पेट की तरफ मुड़ते हैं ना। आप सब लोगों का अभिवादन। समय की अपनी सीमा है, बाकी वक्ताओं को भी आपको बोलना है। श्रीनिवास जी ने जैसा कोरोना काल में काम किया, लोगों तक ऑक्सीजन पहुंचाना, दवाओं की व्यवस्था करना, मैं समझता हूं कि वो एक ऐतिहासिक और स्मरणीय काम है जो सदा याद रखा जाएगा और आप लोग भी उससे उत्साहित और प्रेरित हैं। बड़ा अच्छा लगता है। दुनिया विचार से बदलती है, चीजों से नहीं बदलती है। और जिस आइडियोलॉजी की लड़ाई आप और देश लड़ रहा है, हम उसमें निश्चित रूप से सफल होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। महंगाई, बेरोजगारी, तमाम जो मुद्दे हैं वो किनारे करके भावुकता के मुद्दे, मिथक की झगड़े, ये सब खड़े किए जा रहे हैं। अभी एक सज्जन कह रहे थे, बोले लाल किला तो लाल किला, पार्लियामेंट में भी झूठ बोला जा रहा है। मैंने कहा मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब ने एक मार्के की बात कही है कि बोलने वाला और सुनने वाला दोनों ये जानते हो कि ये झूठ है तो ये गुनाह नहीं है। जब सब जानते ही हैं कि झूठ है तो ऐसी चीजों का नोटिस क्या लेना। महंगाई और बेरोजगारी जिस देश में, जिस भयावह स्थिति में है पूरा देश, आप सब जो जानते हैं, उस श्रीलंका की हालत खराब है जो पूरा सोने का था। हम तो सिर्फ चिड़िया थे। लेकिन चीजें बदल रही हैं, आपकी तालियां उठनी चाहिए मेरे व्यंग पर। चीजें बदल रही हैं। अभी एक मित्र कह रहे थे, बोलो देखो वो किसी जमाने के फास्ट बॉलर रहे, इमरान खान चले गए। मैंने कहा एक दिन कुर्सी सबकी जाएगी, भले ही वो कितनी भी तेज फेंकता हो। ये कश्मकश है कि जिंदगी कैसे बसर करें। किसी शायर का शेर है कि ये कश्मकश है कि जिंदगी कैसे बसर करें, पैरों को मोड़कर सोएं या चादर बड़ी करें। जिन हालातों से देश गुजर रहा है, अकेले आदमी राहुल गांधी कैसे डट करके मुकाबला कर रहे हैं। एक जमाने में बड़ा परिहास किया गया, उपहास की हद तक, लेकिन उन्होंने साबित कर दिया कि सच्चाई के लिए सत्याग्रह के रास्ते पे चल के किस तरह से लड़ा जा सकता है। राजीव गांधी जी सद्भावना की बात करते थे। दुनिया मोहब्बत से चलती है, सद्भावना से चलती है। जंगल में आग लगती है तो न तो वो बरगद बच पाते हैं जो हवा को आंधी में बदलते हैं, और न वो बांस बच पाते हैं जो आपसी रगड़ से चिंगारी पैदा करते हैं। दुनिया मोहब्बत से चलती है। मीडिया के लोग यहाँ हैं, अभी कह रहे थे कि साहब आप जिन स्कूलों में पढ़े हैं वो कांग्रेस ने बनाई है। मुझे वो स्कूल बता दो जिसमें नरेंद्र मोदी जी पढ़े हैं। उनकी डिग्री पे सवाल उठाए गए, प्रधानमंत्री पे।
भाई मेरे ख्याल से ये समय खराब करना है। जब सैटेलाइट लॉन्च होकर के अपनी कक्षा में स्थापित हो गया और धरती के चक्कर काट रहा, फिर क्यों डिजाइन पे बहस कर रहे हो? और वैसे भी मैं आपको बताऊं, उनकी पार्टी के दो बड़े नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रधानमंत्री की डिग्रियां दिखाई, तब जाकर विरोधियों के मुंह बंद हुए कि हमारे प्रधानमंत्री ने न सिर्फ एमए कर रखा बल्कि बीए भी कर रखा है। और एक मित्र कह रहे थे कि जब प्रधानमंत्री इतने पढ़े लिखे हैं तो मैट्रिक भी करी रखी होगी। तो ये शिक्षा दीक्षा इस तरह की जो चीजें हैं, इनका इनसे कोई लेना देना नहीं है। मिथकों के नाम पे लड़ाते हैं। मीडिया के बंधु यहाँ हैं, ये भले ही लाइव कवरेज करके ले जाएंगे लेकिन दिखाएंगे वही जो दिखाना है। हो सकता है कि जिन्होंने पंजाब वालों ने जो ऐसी तैसी का नारा लिखाया 24 घंटे तक वही दिखाते रहे वो। तो ये भी क्या करें, भारी दबाव में है बेचारे। ये अच्छा काम करते हैं लेकिन यहाँ से जो लिख करके ले जाएंगे, बनाकर खींच कर ले जाएंगे, वो किसी के आदेश से कचरे में डाल दिया जाएगा, वो दिखाया जाएगा जो ऊपर से आदेश मिलता है। आपके यहाँ पता नहीं, हमारे यहाँ तो अखबार 3 चीजों के लिए पढ़े जा रहे हैं: बिजली कटौती, उठावना और राशिफल। और रोज नए निकलते हैं। एक दिन तो अखबार के दफ्तर से 2 लोग आ गए, बोले संपत सरल जी नया अखबार लॉन्च कर रहे हैं, आप भी ग्राहक बन जाओ, क्योंकि अखबारों का कोई पाठक तो बनता नहीं, ग्राहक ही बनते। 1 रुपए में 16 पेज। और जो मैंने जवाब दिया उसका आनंद ले, 1 रुपए में 16 पेज। मैंने कहा भैया रुपया चाहे 1 की जगह 2 ले जाए, लेकिन 16 पेज खाली दे जाया कर। और टीवी पे देखते हो आप, न्यूज चैनलों पर बहस जैसे किसी जमाने में अवध के नवाब मुर्गे लड़ाते थे। अमूमन 4 जन बहस ही आते हैं, एक मुद्दे का समर्थक, दूसरा मुद्दे का विरोधी, तीसरा बुद्धिजीवी दोनों को हड़काने वाला, और चौथा एंकर तीनों को भड़काने वाला। और अब आपकी तालियां उठेंगी, चौथा एंकर तीनों को भड़काने वाला। बहस होनी होती है गरीबी की रेखा पर, और करते रहते हैं रेखा की गरीबी पर। आप आजादी के आंदोलन का इतिहास पढ़ें, मुख्य धारा के मीडिया का उस समय भी कोई रोल नहीं था। ये तब भी धंधे पे उतरे हुए थे। जो पाक्षिक, त्रैमासिक, अपने खर्चे से जो पंपलेट जैसे अखबार निकाले जाते थे स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा, वही सब लोग काम कर रहे थे। तो इस मुगालते में न रहें कि मीडिया से आपको बहुत बड़ी मदद मिलेगी। सत्य के साथ रहें, सत्य ही हमेशा जीतता है। और सत्य तब भी नष्ट नहीं होगा जब सृष्टि नष्ट हो जाएगी, उस समय भी सत्य ही बचेगा। तो सच का इनका मुकाबला इसी तरीके से किया जा सकता है। हाँ, हम कहते हैं कि साहब ये डिजिटल इंडिया हो गया, वाह बहुत जबरदस्त डिजिटल इंडिया है। आदमी न सिर्फ 1 करोड़ का लोन 59 मिनट में ले सकता है, बल्कि 59 करोड़ का लोन लेकर के 1 मिनट में भाग भी सकता है। इस तरह का डिजिटल मीडिया भी हमने अभी देखा है। एक क्या है कि मेरी इमेज बना दी मोदी विरोधी की, जबकि कवि का, लेखक का, विचारक का काम तो, मुझे कई लोग कहते हैं कि साहब आप एक तरफा क्यों बोलते हैं, बैलेंस किया करें। मैंने कहा भैया बैलेंस करने के लिए ही तो एक तरफा बोलते हैं। कवि और लेखक और विचारक, पत्रकार, बुद्धिजीवी है तो वैसे ही विपक्ष में होते हैं। मेरी इमेज ऐसी बना दी जैसे मैं मोदी जी का विरोधी हूं। जब मैं ये कह दूं कि मोदी जी 2019 में विकास के दम पर दोबारा जीत करके आए थे, तब लोग भी भक्त जूता निकालते हैं कि शर्म नहीं आती प्रधानमंत्री के बारे में झूठ बोलते हुए। मेरे पास फोन, कई लोग कहते हैं कि साहब आपको धमकी वमकी मिलती है, इस तरह की कोई गाली गलौच, अभद्र भाषा। मगर ऐसा मेरे साथ समस्या नहीं है, क्योंकि मैं ऐसी चीजों का नोटिस ही नहीं लेता। और आप भी मत लिया करो। नौजवान साथी देश भर के यहाँ बैठे हैं, वो जो भक्त होते हैं ना, वो आपको होमवर्क देने के लिए छोड़े हुए हैं। जैसे ही आप उनकी बात का जवाब देना शुरू करते हैं, आप उनके उसमें ट्रैप में फंस जाते हैं, जाल में फंस जाते हैं। भक्त जानते हो आप, भक्त किसको कहते हैं? जिसके आंखें तो होती है लेकिन दृष्टि नहीं होती। वो हर पत्थर को देवता मानता है। वो एक भक्त तो देवता समझ करके माइलस्टोन को पूज रहा था।
किसी ने समझाया, बोले भैया जिस पे तू नारियल फोड़ रहा है, अगरबत्ती चढ़ा रहा है, वो तो माइल स्टोन है। बोलो नहीं, ये साक्षात देवता है। देखो इसने यहीं से बता दिया कि दिल्ली 250 किलोमीटर है। आप लोगों का स्वागत है, आप आते जाइए। हाँ, एक बार तालियां बजा दें, जो लोग आए उनका भी स्वागत हो जाएगा, क्योंकि ये कोई कवि सम्मेलन मुशायरा नहीं है या अलग ढंग का वातावरण है, वो मैं भी समझता हूं। 10-15 मिनट आपका समय लेकर के मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगा, लेकिन मेरी बात आप लोग तक पहुंच रही है, ये ऐसा मुझे विश्वास है। मुझे कई लोग कहते हैं, जैसे 2019 में मोदी जी जीत के बढ़त मिली उनको चुनाव में, तो एक ने कोई भक्त था, मुझ पे व्यंग किया उसने। मैं सहज रहता हूं, आप उलझा मत करो उन लोगों से। जैसे ही शास्त्रार्थ करते हो, उनके तर्कों में फंस जाते हो, तो उनका काम आसान हो जाता है। वो इसी काम के लिए छोड़े हुए हैं। बोले और सुनाओ क्या हाल चाल है। मोदी जी को बढ़त मिल रही थी, मैं सहज रहता हूं। बोले और सुनाओ क्या हाल चाल है। मैंने कहा हालचाल ठीक है, और सुनाने के पैसे लेते हैं। फिर उसने नहले पे दैला मारा। मैंने कहा फिर जीत रहे मोदी जी। मैंने कहा अच्छा, हमको भी नया नहीं लिखना पड़ेगा। तो ऐसे उलझो मत। मेरे से एक इनकम टैक्स के अधिकारी ने मजाक की, सच्ची किस्सा है, मैं आपको बताऊं। ये जो से जिस तरह की सीबीआई और ईडी और तमाम चलता रहता है, उन्होंने मुझ पे मजाक की। बोले संपत सरल जी, प्रधानमंत्री और बीजेपी के लिए ऐसा तीखा बोलते हो, किसी दिन छापा वापा वाले आ जाएंगे। मैंने कहा भैया, हिंदी के लेखक के घर में छापा वाले क्या करेंगे। गबन के नाम पर मुंशी प्रेमचंद के गबन उपन्यास के अलावा क्या मिलेगा। और अगली बात पर आपकी तालियां उठनी चाहिए, सच्ची किस्सा है। और मैंने कहा जबरदस्ती ऊपर के दबाव में कभी किसी को भेजेंगे भी फंसाने के लिए, तो हम भी बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। जिस व्यक्ति पर यही लोग भ्रष्टाचार के और गंभीर आरोप लगा करके जेल में डालने की धमकी देते हैं, वही बीजेपी में आ करके उज्जवल हो उठता है। यही तो प्रधानमंत्री की उज्ज्वला योजना है। तो आप सहज रहो, होमवर्क मत लिया करो। एक मैं 2 लघु कथाएं और एक रचना आप लोगों को सुना देता हूं। समय की अपनी सीमाएं, बड़ी मोहब्बत से आप सब लोग सुन रहे हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लोग यहां बैठे हैं। व्यापम क्या है? व्यापम, मैं समझता हूं कि इससे बड़ा भ्रष्टाचार का क्या होगा देश में। व्यापम, आवेदन एक ने किया, लोग कहते हैं कि भ्रष्टाचार खत्म हो गया। आवेदन एक ने किया, परीक्षा में दूसरा बैठा, इंटरव्यू तीसरे ने फेस किया, नौकरी मिली चौथे को, और करता रहा पांचवा। करता रहा पांचवा, पेंशन छठे की हुई और ली 7वें ने। और अब आपकी तालियां उठेंगी, जबकि 7वें की डेथ तभी हो गई थी जब पहले ने अप्लाई किया था। तो भ्रष्टाचार वगैरह ये सब बातें बताने की है। इनके एक केसेट चल रहा है, पिछले 8-9 साल में एक केसेट चल रहा है कि महंगाई बेरोजगारी के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। डीजल पेट्रोल के दाम हमारे हाथ में नहीं है, बाकी सारी समस्याएं नेहरू छोड़ गए, फिर भी कोई दिक्कत हो तो पाकिस्तान चले जाओ। ये खाली इनके रटे रटाए जुमले हैं, इसलिए ऐसे ट्रैप में न फंस करके और आपको ईमानदारी से अपना काम करते रहना चाहिए। मैं 2 लघु कथाएं आपको सुनाता हूं, इनमें थोड़ा सा अतिरिक्त मन चाहिए आप लोगों का। आते रहे लोग बाग, आते रहे, अच्छा लगता है, हम भी उत्साहित हैं। पहली लघु कथा मीडिया को समर्पित है, आज पहली बार पढ़ रहा हूं, आप अच्छा सुन रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज। आत्मनिर्भर नामक राज्य में डिजिटल क्रांति भले ही होने को थी, पर न्यूज क्रांति हो चुकी थी। दर्शकों से अधिक न्यूज चैनल थे और एक ही खबर को 100वीं बार भी यूं सुनाते थे जैसे पहली बार सुना रहे हों। और मजे की बात थी
कि एक ही खबर को 100वीं बार सुनने वाले भी यूं सुनते थे जैसे पहली बार सुन रहे हों। न्यूज चैनल खबरें तलाशते नहीं, गढ़ते थे, और देते नहीं, फैलाते थे। ब्रेकिंग न्यूज की तो मारामारी रहती थी। अब यहां से कथा शुरू होती है, एक एक पंक्ति का आनंद लें। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। न्यूज चैनलों की तो मारामारी रहती थी, ब्रेकिंग न्यूज की तो मारामारी रहती थी। एक दिन जो ही राजा नहाकर स्नान घर से निकला, बाथरूम से निकला, त्यों ही न्यूज चैनलों ने ताबड़तोड़ ब्रेकिंग न्यूज दागी। एक न्यूज चैनल ने ब्रेकिंग न्यूज चलाई, राजा नहाया। दूसरे न्यूज चैनल ने खुशी जाहिर की, राजा आज भी नहाया। तीसरे न्यूज चैनल ने अटकलें लगाई, राजा क्यों नहाया। चौथे न्यूज चैनल ने नई जानकारी दी, राजा पहली बार नहाया। पांचवें न्यूज चैनल ने आत्मनिर्भरता की पुष्टि की, राजा खुद नहाया। छठे न्यूज चैनल ने रहस्योद्घाटन किया, राजा पानी से नहाया। सातवें न्यूज चैनल ने ब्रेकिंग न्यूज में गर्मी भरी, राजा गर्म पानी से नहाया। आठवें न्यूज चैनल ने स्थिति और साफ की, राजा साफ पानी से नहाया। नौवें न्यूज चैनल ने गुप्त जानकारी दी, राजा स्नान घर में नहाया। और अब इसके समापन पर तालियां बजनी चाहिए। 10वें न्यूज चैनल ने राहत भरी ब्रेकिंग न्यूज चलाई, राजा आज तो नहाया। इसी तेवर की एक लघु कथा जो आप लोगों तक पहुंची भी होंगी, शीर्षक देखे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, युवक कांग्रेस में ज्यादा से ज्यादा लोग आ रहे हैं। तमाशेबाज राजा, ध्यान से सुने, तमाशेबाज राजा। राजा छटा हुआ तमाशेबाज था। आप लोगों ने सोशल मीडिया पे खूब सुनी होगी, लेकिन लाइव सुनने का एक अलग रंग होता है। राजा छटा हुआ तमाशेबाज था। वह अपनी प्रजा के मनोविज्ञान से अवगत था कि अमीर गरीब, ज्ञानी अज्ञानी कोई हो, सब तमाशा घुस के देखते हैं। उसे पता था कि तमाशेबाजी से एक बार राजा के सम्मोहित होते ही राजा प्रजा में सदा के लिए ऐसी ट्यूनिंग बन जाती है कि राजा सिर पीटने की बात भी करे तो प्रजा तालियां पीटने लगती है। प्रजा ने साफ पानी के लिए आवाज उठाई, राजा ने बहती नदी पर हवाई जहाज तैरा दिया। खाली हाथों ने काम मांगा, राजा अपने हाथ पीछे बांध रस्सी से लटकी जलेबियां खाने को उछलने लगा। बस्ती में आग लग गई, राजा ने आग लगे गोल चक्कर में से आर पार कूदना शुरू कर दिया। प्रजा ने महंगाई की ओर ध्यान दिलाया। प्रजा ने महंगाई और रुपए की मुद्रा की ओर ध्यान दिलाया। राजा ध्यान की मुद्रा बनाकर गुफा में बैठ गया। नागरिक बोले यातायात के साधन मुहैया कराओ, राजा मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलाने लगा। जनता ने स्कूल अस्पताल आंदोलन किया। राजा ने पड़ोसी राज्य के आक्रमण का भय दिखाकर खाली बोतल में रख रख कर रॉकेट छोड़ने शुरू कर दिए। प्रजा काम की बात पूछती, राजा मन की बात करने लगता। और इसका समापन देखें, जो हो, ये समापन याद रखना, हर तानाशाह का क्या अंत होता है। जो हो, तमाम तमाशेबाजी के बावजूद राजा को यह एहसास जरूर था कि तमाशेबाजी की अपनी खूबी है तो खामी भी है। खूबी यह कि तमाशा दिखाने से प्रजा मूल मुद्दा भूल जाती है, और खामी यह है कि हर बार नया दिखाना पड़ता है। इसलिए आपने देखा होगा कि 9 साल में मोदी जी ने कोई तमाशा रिपीट नहीं किया होगा। क्या जोरदार डिजिटल इंडिया है साहब। मैं समझता हूं एक रचना ऐसी सुनाऊं जो आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी, खूब पहुंचती है लोग जिस समस्या से ग्रस्त हैं। दरअसल क्या है, देश जिस दौर से गुजर रहा है। धर्मवीर एक भारती का एक नाटक था, भक्तों की भी गलती नहीं है। धर्मवीर भारती का एक नाटक है अंधा युग। उसमें श्रीनिवासन बीवी साहब एक सीन है,
जो वर्तमान परिस्थिति पर लागू होता है। धृतराष्ट्र और गांधारी बैठे हैं, युद्ध का 18वां दिन है, अंतिम दिन है। धृतराष्ट्र और गांधारी संजय का इंतजार कर रहे हैं कि संजय आए तो वो बताए कि दुर्योधन जीवित है या मारा गया। 2 प्रहरी पहरा दे रहे हैं। इस देश की हालात की आप तुलना करना उस नाटक से, बात अच्छी लगे समर्थन करना। 2 प्रहरी पहरा दे रहे हैं। अचानक सन्नाटा और अंधकार बढ़ता है। जैसे ही अंधकार घिरने लगता है, एक प्रहरी दूसरे से कहता है, अंधकार कैसे बढ़ रहा है, जरा देखना तो। दूसरा प्रहरी बोला, अंधे राजा की प्रजा कहां तक देखे। जिसके राजा की दृष्टि नहीं है, उसकी प्रजा बिचारी कितने दूर तक देखेगी। इसलिए भक्तों को माफ करो और आगे बढ़ो। दरअसल क्या है कि कोई भी मूल मुद्दे की बात आती है तो उसको भटकाने के लिए नया मुद्दा क्रिएट करते हैं, जो भावनात्मक होता है, मिथक होते हैं, झूठ होता है उसमें। ये ऐसा क्यों है? हमारे एक मित्र थे प्रमोद तिवारी, कानपुर के कवि थे, उन्होंने अच्छी बात कही, ये आपको भाषणों में बहुत काम आएगी। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि 90 साल पहले एक संगठन की स्थापना हुई कि पृथ्वीराज चौहान दिल्ली की गद्दी पर अंतिम हिंदू राजा था। अब हमें ऐसा काम करना चाहिए कि फुल फ्लेज दिल्ली की गद्दी पर एक हिंदू राजा बैठे। साम दाम दंड भेद से वो लक्ष्य हासिल करने में इनको 90 साल लग गए और वो हिंदू राजा बैठ गया। अब उस किताब में अगला पन्ना नहीं है कि करना क्या है। इसलिए ये सारी समस्याएं हैं। विजन के नाम पर इनके पास सिर्फ टेलीविजन है, इसलिए इनकी बातों पर ज्यादा ध्यान मत दो, होमवर्क मत लो। और भक्त जो हैं उनको अकल आ जाती है एक दिन, भाई उनके लिए अलग से पेट्रोल पंप थोड़ी खुलेंगे, वो भी समझ जाएंगे महंगाई तो उनके यहाँ भी है, भूख पेट रोटी रोजगार की समस्याएं तो उनकी यहाँ भी है। भक्त कैसे समझते हैं? गांव में से सड़क निकल रही थी, भक्त बहक गए, बोले भैया सड़क नहीं निकलने देंगे, कल को मान लो हमारे यहाँ चोरी हो जाए तो चोर जो जाएंगे उनके पैरों के निशान नहीं मिलेंगे हमको, इसलिए जान चली जाएगी, सड़क नहीं निकलने देंगे। बाद में उनके आराध्य नेता ने उनको समझाया, उसकी सेवा पूजा हो गई होगी, मल्टीनेशनल कंपनियों से मिला हुआ था, उसने उनको समझाया और सबको इकट्ठा किया। बोलो नहीं, तुम उल्टे गधे की पीते हो इसलिए उल्टा सोचते हो। मान लो तुम किसी के यहाँ चोरी कर लो तो कितनी अच्छी बात है कि तुम्हारे पैरों के निशान उनको नहीं मिलेंगे। भक्त घर से फावड़ा परात उठा लाए, बोलो जान चली जाएगी, सड़क यहीं बनेगी। तो ऐसे एक दिन ये भी समझ जाएंगे, इनका माइंड वॉश कर रखा है, धीरे धीरे दृष्टि मिल रही है। एक रचना मैं आपको सुना देता हूं, आपने मुझे समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। रचना का शीर्षक है, आप ताली बजाएंगे मैं रचना शुरू करूंगा। मुझे क्या थोड़ी अतिरिक्त एकाग्रता की जरूरत है, मुझे मालूम है मेरी बात आप लोगों तक पहुंच रही है, लेकिन चूंकि सबका आवागमन हो रहा है और आप लोग नेताओं के भाषण सुनने की भी मानसिकता में है, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूं। आप भी अपने अपने इलाकों में कवि सम्मेलन, मुशायरे, नुक्कड़ नाटक और इस तरह की जो चीजें हैं, खेल तमाशे और जो मेले में होने वाली जो गतिविधियां हैं, जो राजनीतिक रूप से जागरूकता फैलाती हैं, जन चेतना तैयार करती हैं, ऐसे काम आप लोगों को भी करना चाहिए। क्योंकि देखो, फासिज्म से 2 ही लोग लड़ सकते हैं, तानाशाही से 2 ही लोग लड़ सकते हैं, महात्मा गांधी और चार्ली चैपलिन। तो कोई भी इस तरह की बात हो तो हंस करके मुस्कुरा करके टाला करो। देखो राहुल गांधी जी कैसे हंसते हैं, कभी भी वो गुस्से में नहीं होते हैं, नफरत की बात नहीं करते हैं, नफरत की बात का जवाब भी प्यार और मोहब्बत से देते हैं, वही उसका इलाज है। इसलिए कोई भी बात हो तो हंस करके टाला करो। आदरणीय पवन बंसल साहब पधार चुके हैं, बिराजिए साहब। मैं बस एक अंतिम रचना सुना करके अपना स्थान लेता हूं, क्योंकि समय की अपनी सीमाएं हैं। देखिए साहब, मैं ये रचना श्रीनिवासन साहब और पवन बंसल साहब को समर्पित करता हूं। देश के जो हालात हैं, सुनिए। रचना का शीर्षक पढ़ता हूं, आप तालियां बजाना, मैं शुरू करता हूं। रचना का शीर्षक है मन की बात।
कोई कुछ भी बात करे, कोई कुछ भी बात करे, बात कुल दो ही प्रकार की होती हैं, एक काम की बात और दूसरी मन की बात। यदि आप मेरी इस बात से सहमत नहीं है तो फिर आपकी अलग बात है। यूं तो बात काम की हो या मन की, होती दोनों बात ही हैं, लेकिन दोनों में बेसिक डिफरेंस ये होता है कि काम की बात में मन नहीं होता और मन की बात में काम। असल में तो मन की बात की ही इसलिए जाती है कि काम की बात नहीं करनी पड़े। मन की बात कुछ कुछ वैसी ही होती है जैसे सदैव टू व्हीलर चलाते रहने वाले के कभी फोर व्हीलर हाथ लग जाए तो वह खाली सड़क पर भी हॉर्न बजाते हुए चलता है। मन की बात एक तरफा होती है, जैसे देवता वगैरह मुंह डाने पर आकाशवाणी कर दिया करते थे। मन की बात एक प्रकार का मौखिक प्रसाद होती है जिसे पाने के लिए भक्तों को हथेलियों की बजाय कान फैलाने होते हैं। अंतिम में इसका सुना रहा हूं अंश। काम की बात अपने काम से काम रखती है, जबकि मन की बात का प्रचार करना पड़ता है कि फला तारीख को इतने बजकर इतने मिनट पर मन की बात होगी। पता लगते ही मन की बात को ही काम की बात मानने वाले उछल पड़ते हैं कि वाह मजा आ गया, फला तारीख को इतने बजकर इतने मिनट पर काम की बात होगी। काम की बात सुनी न जाए, काम की बात सुनी न जाए तो अच्छी खासी काम की बात भी मन की बात होकर रह जाती है, जबकि मन की बात को सुनने वाले मिल जाएं तो बात कोरी मन की बात होने के बावजूद बड़े काम की बात बन जाती है। वैसे सुनने वाले न मिले, अंतिम है, वैसे सुनने वाले न मिले तो मन की बात दीवारों से भी की जा सकती है, क्योंकि मन की बात करने वाले ने सुन रखा होता है कि दीवारों के भी कान होते हैं। और अब आपकी तालियां उठेंगी, दीवारों के भी कान होते हैं, बल्कि वह तो यह तक मानकर चलता है कि जिसके कान होते हैं वह दीवार ही होते हैं। मन की बात अक्सर शुरू यहां से होती है, भाइयों और बहनों। बस इतना सुनते ही मन की बात के मुरीद भाई बहन सांस रोककर मन की बात ऐसे सुनने लगते हैं मानो सुनने के लिए जिंदगी में अब सिर्फ यही काम की बात बची है। काम की बात करने से बचने की एकमात्र तरकीब है कि तुरंत मन की बात शुरू कर दी जाए। ये अलग बात है कि लगातार मन की बात करते रहने वाले से फिर लोग उम्मीद भी नहीं रखते कि वह जिंदगी में कभी कोई काम की बात भी करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ा मन दिया आप लोगों ने। वातावरण थोड़ा दूसरे ढंग का है, लोग आ रहे जा रहे हैं, लेकिन जिस उद्देश्य के लिए हम यहाँ एकत्र हैं, मैं आपकी भावनाओं की कद्र करता हूँ। पुनः स्वर्गीय राजीव गांधी जी, जिनके जो अधूरे सपने थे, जो देखे ख्वाब थे, उनको पूरा करने का संकल्प लेकर के यहाँ से जाएं। हर कांग्रेस का कार्यकर्ता अपने आप में एक देश का सेवक है, सिपाही है। इसी भावना से आप लड़ें। देश बहुत अंधेरे दौर से गुजर रहा है। ये प्रजातंत्र को बचाने की लड़ाई है, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। पुनः आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार और बीवी श्रीनिवास साहब का विशेष आभार, जो यहाँ आप सब लोगों से मिलने का और मुझे बोलने का अवसर उपलब्ध करवाया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।